कल बंगाल में इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री बंगाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, पिछड़ा हुआ स्टेट है, भारत का सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है बंगाल। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, बस जनसंख्या वहाँ पे बस। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, नेता था ज्योति बासु ने ज्योति 23 बासु। साल 137 दिन तक, मतलब 24 साल तक मुख्यमंत्री रहा था बंगाल का। बंगाल आज पिछड़ा हुआ स्टेट है, अगर डेप्थ में देखे तो है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, जीडीपी में इतनी बड़ी स्टेट की कोई जीडीपी नहीं है। भिखारी में सबसे ज्यादा भिखारी 1.5 लाख भिखारी इंडिया में, उसमें से आधे भिखारी तो ओनली 83,000 भिखारी तो बंगाल के अंदर है। सर एक हम्म, चीज मैंने देखी है, मैंने ये देखा है कि आजकल जो भी पार्टी चल रही है ना, वो है ना, जितनी पीछे भी पार्टी थी मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंट की, उनका उद्देश्य लेके चल रही है। ये बात सही है? केजरीवाल अब नेशनलिस्ट पॉलिसी अपना रहा है कि दहर का झंडा लेके आओ। हम्म। हम्म, और इंडिया में एक पार्टी है तो दो पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी अभी, और कौन सी है कम्युनिस्ट पार्टी? एक पार्टी है मायावती की, उसको बोलते हम्म। हैं समाजवाद पार्टी। नाम से समाजवाद है, सोशलिस्ट को बात करते हैं, पर वो कम्युनिस्ट पार्टी है। वो ज्यादा कास्ट तबके की बात करते हैं, लोअर कास्ट की, किसानों की। अच्छा। ठीक है, तो ये अप्रोच ध्यान रखो। अब कम्युनल पार्टी कौन सी है, अगर मैं पूछूं कम्युनल पार्टी कौन सी है इंडिया में, कम्युनल अप्रोच से मानती है, कम्युनल। वो कौन सी है? ये है ऑल इंडिया मुस्लिम ऐसी कुछ पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की। एसडी, इसकी पार्टी ये कम्युनल पार्टी है। ये इसकी पार्टी अच्छा। नाम है AIMIM, AIMO, ऑल इंडिया मुस्लिम मतलब पार्टी है। ये कम्युनल पार्टी है, सिर्फ एक मजहब के नाम पे लड़ती है ये पार्टी, धर्म के नाम पे लड़ती है। अगर सर हम, अच्छा ठीक है। बोलो बोलो। हाँ ठीक है, ये धर्म के नाम पे लड़ती हैं, ठीक है सर। यही पूछ रही थी, आपने बोल दिया। ध्यान रखना। जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करते हुए कम्युनल है। ये चैप्टर ना प्रियंका को भी बता देना कल, ये तुमसे करे ना, कर कल करा देना बता दो। इसको भी। बता दूंगी। अभी लेफ्ट लेफ्ट तो हालांकि नहीं समझ, स्पेक्ट्रम तो नहीं समझ आएगा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। पहले सर इनको ये बताना पड़ेगा, कम्युनिस्ट, ये सारी अप्रोचेस बतानी पड़ेगी, फिर आगे जाके आएगा ये। है ना, इसमें मैंने ना एक सीट के अंदर सारा नोट कर दिया, अभी इसमें क्या क्या पेपर में आएगा मैंने सारा इस एक सीट में चढ़ा दिया। सीट का नाम है हे भगवान हमें बचा लो। पेपर में कितना क्या है, कितना जैसे टॉपिक है, क्या पढ़ना है, इसमें से सारा सब्जेक्ट बाय टॉपिक है, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसमें पॉलिसी पूछ रही है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, इलेजिनिज्म, सेकुलरिज्म, हर पॉलिसी दे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फिलोसफी है, सोशलिज्म, डीकोलोनियलिज्म, कलोनियलिज्म। ये पॉलिसी भी आपको याद होनी चाहिए। ये कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है। ठीक है, चैप्टर पे चलते हैं नेक्स्ट। ये चैप्टर ज़्यादा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है चैप्टर ये, इसमें बस ऐसा भी चैप्टर कंप्लीट होते तो आपको नींद आने लग जाएगी। कहाँ गया? चैप्टर नंबर 10 है। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। 1857 की क्रांति होगी। 1800 क्रांति से पहले भारत बिखरा हुआ था, कोई लीड बड़ा नेता नहीं था, मुगल थे और राजा थे। 1800 की क्रांति के बाद क्या हुआ, राजाओं का इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि सारे के सारा ज्यादा सब्सिडी रिलायंस में अंग्रेजों के नीचे आ गए थे। अब सुपर पावर थी अंग्रेज, कोई उसके ऊपर नहीं था। मुगल खत्म हो गए थे, अंग्रेज बचे थे, बाकी सारे राजा अंग्रेजों के नीचे काम कर रहे थे, कोई भी राजा आजाद नहीं था, सारे राजा गुलाम थे। अब उसके बाद भारत में क्या हुआ, 1800 क्रांति के बाद भारत में नेशनलिज्म आने लग गया। अब कोई, अब जैसे इंडिया में पहले देखो, अब हिस्ट्री में क्या होता था, मौर्य साम्राज्य था, उसके बाद बड़ा अंपायर गुप्ता साम्राज्य आ गया, फिर आ गया अरब इन्वेजन आ गया, मुस्लिम साम्राज्य आ गया, मुगल आ गए, मुगल बाद अंग्रेज आ गए, बड़े बड़े राजा आए थे, खूब ताकतवर लोग। अब वो नहीं आएंगे, अब इंडिविजुअली पर्सनल ही ताकत बनेगा। जैसे आम नागरिक था, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी के खिलाफ बात की। अब नॉर्मल ह्यूमन आने शुरू हो जाएंगे, अब वो पावर खत्म हो जाएगी।
नॉर्मल ह्यूमन उठ उठ के ऊपर आएंगे। आज के टाइम में भी राजा महाराजा की इतनी पावर नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी के पास है। तो पॉलिटिकल पार्टी बननी शुरू हो जाएगी, राजा महाराजा आगे आने शुरू हो जाएंगे, हम राजा महाराजा पीछे रहने शुरू हो जाएंगे, तो नॉर्मल लोगों के पास पावर आ जाएगी धीरे धीरे। ये हुआ क्यों था, इसका रीज़न बताऊं तुम आपको। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई ना, तो वहाँ पे पहले कैपिटलिज्म नहीं था। तो वहाँ पे जो पैसे वाले लोग थे, पूंजीपति, उन्होंने कहा सरकार को भी आप हमारे कानून बनाओ, हम देश को कमा के दे रहे हैं। तो सरकार उनके लिए कैपिटलिज्म लेके आ गई भी, आप पैसे इकट्ठे करो, आपको टैक्स देना है, एक आपको टू सपोर्ट देगी, सरकार सपोर्ट देगी। तो नीचे जो लेबर वर्क था ना, वो सोचता भी आप इनको सपोर्ट क्यों दे रहे हो, हमें भी तो सपोर्ट दो ना, हम भी तो देश में योगदान दे रहे हैं। तो उनके लिए फिर सरकार कानून लेके इलेक्शन का भी, आप इलेक्शन में वोट दे देना, आपकी पसंद की पार्टी सरकार बनेगी, क्योंकि आप ज़्यादा हो, ये बड़े बड़े लोग कम है। तो ये इससे ही इसी कारण आया था चुनाव का काम। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन कारण ही इलेक्शन शुरू हुए थे, तो नॉर्मल डेमोक्रेसी हो रहे हैं। इसके कारण अब पावर छोटे लोगों के हाथ में आ गई इलेक्शन के कारण। तो वही पावर है, इसके और देखेंगे। 10th चैप्टर है, राष्ट्रवाद प्रस्थान के बाद कैसे शुरू हुआ। ये चैप्टर नंबर 10 है ये। वही इस पैटर्न में लिखा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म शुरू हुआ था 1553 में कॉन्स्टेंटिनोपल के कोलैप्स से। वो इतना डीपली मत जाओ, कॉन्स्टेंटिनोपल, वास्को डी गामा, ईस्ट इंडिया कंपनी रोल मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी रोल चार्टर का मतलब है भी, इनको परमिशन मिली थी इंग्लैंड की महारानी से कि जाओ बिजनेस कर लो। कुछ लोग मानते हैं 1857 की प्लासी के बाद ही भारत में राष्ट्रवाद शुरू हो गया था, तो इसके बाद में राष्ट्रवाद आने लग गया था। पर आप देखो कोई बड़ा नेता नहीं था। 1757 से लेकर 1857 तक आपको कोई भारत में बड़ा नेता का नाम नहीं आएगा, ये नेता बड़ा था, इसने काम किया। सब नॉर्मल लोग थे, अंग्रेजी ताकतवर थे, कोई नहीं था। एक बुक भी है, प्लासी टू पार्टीशन, नाम लिख लो इसका बुक का। इसमें लिखा हुआ प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी से लेके भारत का बंटवारा हुआ तब तक की बात लिखी है। कुछ लोग मानते हैं कि प्लास्टिक टू पार्टीशन, हाँ, ये सब लिखी कितने थी? लिखी तो author का नहीं पता यार, शायद बगैर गंगाधर तिलक का होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। ये था 1857 से 1957, इसको मानते हैं हम नेशनलिज्म का टाइम। देखो नेशनलिज्म था क्या, एक राष्ट्रवाद था लोगों में लोग, नेशनलिज्म का मतलब ये है भी लोगों को अपने देश के लिए अवेयर करना। अवेयर करने के लिए भी कोई तो बंदा होगा ना, लीड करेगा। शायद मोदी लीड कर रहे हैं देश को, केजरीवाल दिल्ली को लीड कर रहे हैं। लीड करने के लिए कोई था ही नहीं। 1857 की क्रांति के बाद जाके नेता बनने शुरू हुए, उनको टाइम लगा। और 1885 तक एक मजबूत संगठन खड़ा हुआ कांग्रेस के नाम से, टाइम लगा। और उसके बाद आना शुरू हुआ नेशनलिज्म बाद देश के अंदर। ठीक है, अब नेशनलिज्म में भी क्या था, नेशनलिज्म से भी ऊपर की अप्रोच होती है रिवोल्यूशन, क्रांति। राष्ट्रवाद अगर नहीं मिलता, देखो राष्ट्रवाद को लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे अपने देश को बचाने के लिए। तो भगत सिंह ने भी क्रांति करी, लड़ाई लड़ी, चंद्रशेखर ने भी की, खुदीराम बोस ने की, प्रफुल्ल चाकी ने की, बाल गंगाधर तिलक भी थे। और चापेकर बंधु इंपॉर्टेंट है। इन दो भाइयों को 17 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी दे दी, क्योंकि इन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर को मार दिया। अब आपसे यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, कोई भी एग्जामिनर, भारत आज़ाद कैसे हुआ, वो नहीं पूछेगा। अब कोई भी एग्जाम उठा लेना, ये खत्म करोगे क्वेश्चन, वो ये पूछेगा भी कांग्रेस ने पार्टीशन को कैसे स्वीकार किया, विभाजन को कैसे स्वीकार किया, जिन्ना का विभाजन में क्या योगदान था, क्या 1857 की क्रांति को टाला जा सकता था, ये नहीं पूछे क्यों हुई थी, क्या उसको रोका जा सकता था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। भगत सिंह के बारे में बहुत पूछ लिया, गांधी जी के बारे में बहुत पूछ लिया, इनके बारे में क्वेश्चन ही नहीं आते। चापेकर बंधु हो गए। अब यूपीएससी का पूछता है, भगत सिंह गांधी जी नहीं पूछता, गांधी जी और अंबेडकर के विचारों के बारे में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। या गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिफरेंस बताइए, या नेहरू या बोस के बारे में बताओ, या नेहरू या गांधी जी के विचारों में डिफरेंस बताओ। यहाँ तक ये पूछ रखा है भी भगत सिंह या गांधी जी के बारे में डिफरेंस बताओ, एक दोनों में क्या डिफरेंस थे।
अब देखो दोनों लेफ्ट राइट है, गांधी जी तो अहिंसा को मानते हैं, भगत सिंह हिंसा को मानता है, तो क्या डिफरेंस दोगे दोनों में, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो ऐसे पता होना चाहिए बिल्कुल। चीजें ऐसे। हाँ, तो आप गांधी भगत सिंह के बारे में सुनोगे ना, भगत सिंह ने क्या सोशलिज्म को मानता था, गांधी जी नहीं मानते थे सोशलिज्म को। तो इन्हीं में से विचार निकले, कोई अलग से नहीं है भी इसको पढ़ने को मिलेगा। गांधी जी को बारे में बता दिया, अहिंसा को मानते थे गांधी जी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट अहिंसा को मानते थे। भगत सिंह डायरेक्ट हिंसा को भी, अंग्रेजों को लड़के ही भगा सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है। समझो चीजों को। हाँ, कुछ सोशलिस्ट अप्रोच के नेता थे, जैसे नेहरू हो गया, बहुत सोशलिस्ट नेता था। नेहरू के साथ राजेंद्र प्रसाद हो गए। ये क्यों थे, अब इन चीजों को देखो तो पता लग जाएगा अभी क्या कौन सी नेता कैसा था। अब भगत सिंह पता है भी क्रांतिकारी था, बंदे में गुस्सा था, उस लड़ाई भी कर, जो ड्राइव भी से डरते भी थे अंग्रेजी से भगत सिंह से, तो क्रांतिकारी था। अब नेहरू कोई लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता था, ये भी लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता था, पर इतना भी नहीं भी शांति से रह ले, टाइम पाने पे भी कहता था भी हमारो। तो ये सोचा था भी नहीं, लोगों को कल्याण करो, लोग सपोर्ट करें तो अपने आप आगे उठ जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, इसने घर बार ही छोड़ दिया अपना, लोगों के समाज के लिए, सोशलिज्म के लिए, मतलब समाज की सेवा कर रहा है, ये मतलब सोशलिज्म है। कम्युनल सोच थी, जो बंटवारे की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की बात करते थे। एक तो मोहम्मद जिन्ना था, इसी कारण देश का बंटवारा हो गया। एक लियाकत अली खान था। इसमें अब एक नाम और बोल दोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसके नाम से दिल्ली में गफ्फार मार्केट है। तो ये बंदा कम्युनिस्ट सोच का नहीं था, ये ये बंदा गांधी सोच का था। गांधी एक और भी सोच है, इस सोच का बंदा था गांधी अप्रोच में। एक सेकेंड। हेलो। हेलो। म्यूट पे है सर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीवादी बंदा था। मैंने बताया ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या था, किसी को याद है? नॉर्थ हाँ सर वेस्ट पता है। फ्रंटियर प्रोविंस, बताओ क्या था? तुम मत बताना, अजीत बताना क्या था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या था, बताओ। अजीत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस याद है? जो याद है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस? सर एक मिनट। ऐसे बताना, जब किसी और से पूछो ना तो आप पीछे वाले बंदे अपने भी याद कर लिया करो, भी आपका भी नंबर आएगा। आप मान के चलो भी आपका नंबर आया आएगा। ठीक है, बताओ, ऐसे तुम बताओ। नॉर्थ वेस्ट। हाँ सर। बताओ बताओ बताओ। ओके। हम्म, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये अभी का नहीं बना हुआ, ये मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान है, हम्म। तो अफगानिस्तान और क्या कहते हैं नीचे गुजरात की तरफ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। यहीं से ही मतलब कि जो मतलब मुगल अरे के टाइम गुजरात पे नहीं जितने भी इसमें, आक्रमण हुए गुजरात नहीं। हिमालय वो हिंदू तो आता है। पुष्प की पहाड़ियाँ। हम्म, ये चाइना से नीचे लगकर ये पूरा पाकिस्तान चाइना को भी कवर नहीं है, करता हुआ। चाइना भी नहीं है। मैंने सही नहीं बताया?
हाँ तुमने तो बता दिया। ये लोकेशन का है, हिंदू कुश पहाड़ियाँ का है? इधर ऊपर जम्मू की तरफ। नहीं है, कब बनी है यहाँ पे? ऊपर ही तो है ये। मैप खोलो, मैं बताती हूँ। ऐसे नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस नहीं पता तुम्हें? सर पता है, बिल्कुल पता है। तो चाइना गुजरात का तो कोई रोल ही नहीं है, चाइना के साथ तो कोई लिंक ही नहीं है इनका। चाइना तो कहाँ था, बताओ कहाँ पे सिंधु है? नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी है, सिंधु नदी। ये वहां हाँ से है, स्टार्ट होता है। ये भी गलत है। फिर फिर क्या बोलूं मैं। अरे तुम्हें नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस का नहीं पता? ये ये जो सर एरिया है ना, मुझे पता है। पेशावर वाला, ये पेशावर काबुल, ये एरिया है ना जो काबुल से रोड आ रही है, ये खैबर पास है। हम्म। यहाँ पे हिंदू कुश यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस, ये हाँ, वाला खैबर एरिया। पास बोलो। हाँ तो इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस है। और जो अब्दुल गफ्फार खान था वो यहाँ का पश्तून है, यहाँ का नेता था वो आज़ादी से पहले, और यहाँ से चुनाव लड़ा था, जीत भी गया था वो। तो गांधी ने सोच का बंदा था, इसके नाम दिल्ली में, इसको हमने भारत रत्न भी दिया है। इस बंदे को, ये पहला मुस्लिम बंदा है जो भारत का नहीं है उसको भारत रत्न मिला हुआ है। तो खाल अब्दुल गफ्फार खान थे ये। क्योंकि क्योंकि हाँ इसने बताओ। गांधी का सहयोग किया था, भारत की लड़ाई में सहयोग किया था इसने बहुत। हम्म, ठीक है। तो ये वाला है, जो तुमने फिर से बताया, तो दो पहाड़ियों के बीच में रास्ता को खैबर पास बोलते हैं, ठीक है। और हाँ ये यहाँ सर। और पे है सर रास्ता। ये हाँ बताओ, बोलो बोलो। अब्दुल गफ्फार खान ने जो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, उसको भी खारिज किया था। ये बंदा कोई बंटवारा चाहता नहीं था। हम्म। ठीक है। हेलो। हाँ सर। अजीत। हाँ, जीत भी नहीं, आवाज आ रही है जीत के पास में। हाँ तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, देखो। भारत में नेशनलिज्म बढ़ने के रीजन क्या थे? फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। भारत में नेशनलिज्म बढ़ने के रीजन क्या थे? इंग्लिश में पेज नंबर है 244, हिंदी में इसके आसपास ही है 244 248, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी भारत में नेशनलिज्म बढ़ने के रीजन क्या थे? तो भारतीयों को समझ आ गया था भी अंग्रेज और भारत की चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। अंग्रेज भारत को ऐसे नहीं समझ जैसे आप सोच रहे हैं। तो भारत को कोई आबाद करनी नहीं है। ब्रिटेन अपना हित देख रहा था। ब्रिटेन का हित क्या था? ब्रिटेन को कहाँ फायदा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ में। ड्रेन ऑफ, इंग्लैंड को फायदा था ड्रेन ऑफ वेल्थ करने में, उनका हित इसमें बेनिफिट था, वो भारतीयों का इसमें नहीं था। तो यूके में, अमेरिका, इंग्लैंड में और भारतीय चीज़ों में डिफरेंस था। एक तो इंग्लैंड का सोच थी भी ड्रेन ऑफ वेल्थ करो, ठीक है। सेकंड, हमें नेशनलिज्म क्यों लग गया है? क्योंकि हमें वेस्टर्न थॉट मिल गई। वेस्टर्न थॉट बाय वेस्टर्न एजुकेशन। देखो, 1857 क्रांति के बाद 1858 में एक लेटर आया था जो महारानी विक्टोरिया ने भेजा था इंडिया में। उसको बोलते हैं क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। उसमें लिखा होता है भी भारत के लोगों को शिक्षा देंगे, अंग्रेजी शिक्षा देंगे, इंग्लैंड में ले जाकर उनको सिखाएंगे। उस इसका मतलब उन्होंने भारत के लोगों को तो ये कहा था भी हम आपको पढ़ाएंगे, पर उनका मोटिव था भी इनको हम अंग्रेजों जैसा बना लेंगे ताकि भारत पे राज कर सकें इनकी मदद से। तो हमारे लोग बाहर पढ़ने गए ना, तो उनको पता लगे भी लोग क्या सोचते हैं। तो मैं उन विदेशी शिक्षा से हमें पता लग गया कि कैसे हमें हमारे विचार बन गए वैसे भी हमें ये सोचना, ये करना है, ठीक है। तो मैं वेस्टर्न थॉट आ गई वेस्टर्न एजुकेशन से।
तो इन्हें अब जिस कॉलेज में पढ़ोगे आपकी वैसी थॉट बन जाती है ना। हाँ सर। फिर है एक तो ये था, फिर है रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। उस टाइम प्रेस भी इंडिया में आ गई थी, बुक छपने शुरू हो गई थी, मैगजीन न्यूज़पेपर छपने शुरू हो गए थे, और लिटरेचर साहित्य अभी कविताएं भी आने लगी थी जिसमें विचार लिखे होते थे आज़ादी के, और ये भी होने लग गया था। और जो मेन चैप्टर है वो है रीडिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज पास्ट। प्रियंका एक एक लाइन पूछ लेना, ना समझ आए तो अभी पूछ लेना, बता देंगे। चीज़ें नहीं है, एक दो बार करने पता लगेगी। रीडिस्कवरी ओके सर। इंडिया पास्ट का मतलब क्या है, जब हमें कुछ जहाँ खुदाई की ना तो हमें अशोक के पिलर दिखे, अजंता की गुफाएं दिखी, पुराने मंदिर दिखे, आर्ट एंड कल्चर दिखे, कुछ हमें साहित्य मिल गए, आर्यभट्ट की अष्टाक्षर बुक मिल गई। मैं पता लगा भी अरे हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, हमारे यहाँ पे तो मौर्य साम्राज्य था, इतना ताकतवर साम्राज्य, भारत पाकिस्तान पे राज किया था, वो 300 साल राज किया था, तो हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पहले हमें ये पता नहीं था इतिहास के बारे में, पर इतिहास पता लगा तो हमें और ज़्यादा एक्टिवेट हुए। मैं इतिहास को पढ़ के स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था भी अगर भारत को जानना है तो इतिहास की तरफ जाओ, ऋग्वेदिक काल की तरफ जाओ। तो हमें इसके बारे में पता लगा कि डिस्कवरी हुई इन चीज़ों का, अशोक का कालीन पता लगा चीज़ें। और फिर है राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसी, मतलब लोग पढ़ पढ़ के बाहर से आने लगे, वही है। और कुछ ना दुनिया भर में चीज़ें हो रही थी, घटनाएं, उनका भी भारत पे बहुत इफेक्ट पड़ा। एक तो इस टाइम क्या होता, 1843 में यूएस में क्रांति हो गई थी, यूएस रिवोल्यूशन, इसका बहुत बहुत इफेक्ट पड़ा। और कुछ ना लैटिन अमेरिका के देश आज़ाद हो गए थे, देश आज़ाद हो गए तो उनका असर पड़ा। तो मुझे लगा वो देश आज़ाद हो तो हम भी हो सकते हैं, इसका दुनिया की चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा। और एक था अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी ना, रेशनाइज पॉलिसीज एंड रेशल एरोगेंस ऑफ, सोचते हैं भी ब्लैक वाइट, आज भी लोग डिफरेंस करते हैं काले घोड़े पे। और तो ये चीज़ें उस टाइम अंग्रेज बहुत ज़्यादा करते थे, तो इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ा भी, ये में कैसे जज करें अंग्रेज, हमारे देश में आके हम लोगों को कैसे जज कर रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण एक तो हम विदेशी एजुकेशन ले रहे थे, एक अंग्रेजों को पता लगे थे धन लूटने आए हैं, प्रेस लिटरेचर हार्ड हो गए थे, रीडिस्कवरी, तो पॉइंट अंडरलाइन कर लो। इस टाइम पता लग गया था भारत का इतिहास कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने हम। और 1843 में इंग्लैंड अमेरिका में क्रांति हुई थी, कुछ देश आज़ाद हुए, तो हमें लगा भी हाँ। अजीत, जी सर, आ रही है आवाज। मैंने आपको टाइम बता रखा ना अभी क्लास के लिए, हाँ सर, बता रखा तो है। मैं अलग अलग तो फ़ोन नहीं कर सकता ना सबको। नहीं नहीं, हाँ तो आप अब बोल देना प्रियंका को, मैंने उनको बोल भी रखा है अभी सुबह 6 शाम को 9 बजे क्लास होती है। बाकी मैसेज करके खुद ही पूछ सकते हैं, मैं किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाऊंगा अभी, क्लास आ जाओ। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल अभी आप वही मेरे को फोन बता दो, आता है सर। आधी घंटे 1 घंटा रूम वेट कर लूँगा, मैं 1 घंटा वेट कर लूँगा। अब एक कोई बंदा बोल देगा अभी न्याज मत कराओ तो नहीं कराएंगे, पर मैं किसी को कॉल करके नहीं बुलाने वाला भी, आप आओ पढ़ लो, इतना मेरे को नहीं है। अगर आपको भी नहीं है तो हाँ। नहीं सर सर। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, सही है सर। हाँ अगर हाँ वो मेरे को आके बोले भी कोई ना, मेरे को आज काम है नहीं कर सकते, तो एक दिन वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं है भी मैं किसी को फ़ोन करके कहूँ भी आप आओ पढ़ो, ऐसे नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो उसको नहीं करनी क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है, ना करें। पर ये नहीं है भी किसी का वेट नहीं होता है ना किसी के लिए, खुद को होना चाहिए ना। आप स्कूल भी पढ़े हो, कॉलेज भी पढ़े हो, तो टीचर थोड़ा बनाने आता है आपकी, आओ डेली फ़ोन करके भी स्कूल आना आपको, वो तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो बिल्कुल मैं किसी को कॉल नहीं करूँगा, आप अभी बता रहा हूँ मैं। हाँ किसी को भी कोई भी छोटी सी दिक्कत है माइनर भी, मेरे को मैसेज कर दो, कॉल कर दो, ये तो आप होल्ड कर देंगे उस दिन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और से वेट कर लेंगे। पर ये तुम आप समझो भी, मैच्योरिटी होनी चाहिए आप में। बिल्कुल।
तो सर बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बताया नहीं इसको, तो आपका आगरा वाला क्लियर हो गया। हाँ वो आगरा वाला क्लियर हो गया कल। बहुत बहुत बधाई आपको। आज ही आए रिजल्ट। कल रात को आया था। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मेंस होगा ना सर इसका। मेंस यूपीएससी के 1 महीने बाद इसका है। अभी लगभग 50 दिनों के बाद यूपीएससी का है और इसका 98 दिनों के बाद। सही है सर, आपको तो फिर दो टाइम मिल रहा है दोनों दफा पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप ये देखो भी दो आप अभी सेम अगले साल आप भी इस चीज़ को अचीव करो। इस टाइम जहाज में बैठो, कल इस अगले साल आप भी बैठो, है ना, आप भी अपना बिल्कुल करो। बिल्कुल सर। तो चीज़ों पे ध्यान दो कि मैं फिर से लिख रहा हूँ। मैं अपना घर अपना घर देखे किसी का लोगों का मेल देखे कि अपना झोपड़ा मत जलाओ। लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे तो नमाज पढ़ने तुम अपना करो, अपना बेस्ट करो। कोई किसी का काम नहीं आएगा, अपना ही काम आएगा। ठीक है, अपना करो किसी। सर आपकी आवाज नहीं सुन रही बिल्कुल। कोई ना सुनेगी, रिकॉर्डिंग है ना, ये सुन लेना बाद में। अरे आवाज नहीं आ रही, शोर आ रहा है, उसको बोल रही हूँ मैं। सुना रहेगी। चलो अब आवाज भी आएगी। हाँ देखो, ये समझ आगे 6 पॉइंट आपको सारों को। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, नेट ऑन करके ऑफ करो ना। 6 पॉइंट बोल मैंने बोले भी है सारे, ये 6 बोलो पॉइंट है। रिकॉर्डिंग देख लो। 6 पॉइंट बोले, किसी ने लिखे भी है क्या? हाँ सर। बोल देना ज्योति नहीं पता है, प्रियंका तुम ये मत बोलना नहीं पता, ठीक है। टॉपिक की शुरुआत अरे सोच रहे हैं कल, है ना, आज 10 लगभग 10 चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो कल 10 चैप्टर टेस्ट ले लेंगे, पता लग जाएगा आपका सबका। तो एक है ना, का सर एक दिन का गैप दे देना सर। एक दिन का है 2 दिन का गैप दे देना सर वो रिवीजन के लिए। 1 से अरे 2 दिन गैप, का गैप दे देना रिवीजन के लिए। अरे 1 या 2 दिन गैप दे दिया तो 10 में से कोई एक चैप्टर याद रहेगा। कोई नहीं है यहाँ पे तैयारी करने वाला, रिवाइज करने वाला। आप इतनी मान, अगले एक चैप्टर रहेगा उसके बाद। ठीक है, ये जो संडे कर लेंगे। वर्क, कोई ना, जितना हो भी जारी कर लेना अपने आप, जितना हो। चीज़ें बार बार पढ़ो तो चीज़ें, क्योंकि नई चीज़ें है ना तो एक बार से याद नहीं होने वाली, बार बार पढ़ने से याद होगी चीज़ें। ठीक है। हाँ, तो जो वेस्टर्न एजुकेशन थी ना, वेस्टर्न थॉट है, विचार है इंडिया के अंदर, इसी कारण हमें ये चीज़ें कुछ पता लगी। जैसे इस थॉट के कारण पता लगा लिबर्टी के बारे में, क्योंकि उस टाइम रूस में प्लस फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिबर्टी वर्ड आया। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। फर्टिनिटी आया, फर्टिनिटी मतलब बंधुता, जो प्रेमल में लिखा हुआ है। पूरे का इक्वालिटी, इसका पता लगा में भी ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में। ये मैं फ्रांसीसी क्रांति से पता लगा भी ऐसा कुछ वर्ड है। ये डेमोक्रेसी, फ्रांस पहले राजा के अंडर में था, अभी डेमोक्रेसी बन गया, इस वर्ड के आधार पे डेमोक्रेसी बना। इनके बारे में बात के लोगों को पता लगा भी हाँ ऐसा कुछ होता है, डेमोक्रेसी कुछ चीज़ होती है, बेसिक फंडामेंटल होते हैं, लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं। और ना कुछ फिलोसफर थे जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर थे कुछ, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल था, जॉन स्टुअर्ट मिल था, एक रूसो था, रूसो बारे में सुना होगा। एक पेंसन था। थॉट से भारत के लोग बहुत इफेक्ट, बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुए। इनकी सोच बहुत अच्छी थी, देश को लेकर, लोगों के विचार को लेकर, फंडामेंटल राइट को लेकर। इनके थॉट से भारत के लोग बहुत विचार प्रभावित हुए। अब उनको समझने लग गया भारत के लोगों को भी हमें गुलाम बना रखा है और हमें गुलाम है, हम कैसे बचना, गुलामी से बाहर निकलना है। अब ब्रिटेन तो बात करता था डेमोक्रेसी की, ब्रिटेन में खुद डेमोक्रेसी आ गई थी औद्योगिक क्रांति के बाद, भारत को गुलाम बना रखा था। तो यूके की करनी और कथनी में डिफरेंस था।
इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड में क्रांति आ गई थी, हमें डेमोक्रेसी आ गई थी, सॉरी डेमोक्रेसी आ गई थी। ये कैसे आई थी इसके बारे में ना लास्ट में करेंगे चैप्टर, ये समझ आएगी आपको, बहुत मस्त है चैप्टर आगे। तो ये चीज़ें बाहर हो रही थी और बाहर जा जाके हमारे लोगों के थ्रू में पता लग रही थी। अब जब ये भी चीज़ें भारत के लोगों को पता लगी ना, विदेशी चीज़ें बाहर जाके भारत के लोगों में एजुकेशन में पता लगा, तो हमारी सोसाइटी में नई क्लास आ गई, एक नई क्लास आ गई। ये क्लास थी मिडिल क्लास, मिडिल एजुकेटेड क्लास। एजुकेटेड क्लास एक उस टाइम पढ़ी लिखी क्लास का सोसाइटी में बहुत रोल था। अगर आप जाओगे ना राजस्थान में, कुछ गांव ऐसे हैं वहाँ पे अगर तहसीलदार गांव में से निकल रहा है तो गांव के लोग सारे खड़े हो जाते हैं, कोई बैठता नहीं। तहसीलदार तो बहुत छोटी पोस्ट होती है, तो उसको पढ़ा लिखा बहुत मानते हैं। तो ये सेम उस टाइम तक पढ़ लिखे की बहुत ज़्यादा उस टाइम वैल्यू थी। अलग क्लास बना दी, मिडिल एजुकेटेड क्लास। इन्होंने आंदोलन भी चलाए स्टार्टिंग में कई, ये क्लास ने बहुत आंदोलन चलाया। मैंने पिछली बार हिस्ट्री में लिखा भी था कुछ, इन्होंने पार्टी भी बनाई थी, अलग अलग पार्टियाँ। इसमें से बड़े बड़े नेता थे जो मिडिल एजुकेटेड क्लास के नेता थे, जिन अंग्रेजी से पढ़ के आए थे। सबसे बड़े नेता थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सबसे बड़े नेता थे। फिर 8 से 10 से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नाथ बनर्जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का गुरु कौन था, किसी को पता है? नहीं, गांधी जी गुरु का का गुरु, गांधी जी गुरु कौन था? गांधी का गुरु, हाँ आपने बताया था। अब आप बताओ। पराठा। गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी गुरु थे। तो गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण। हम्म। और ये गांधी जी को भारत में लेके आया था, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अफ्रीका में थे, ये भारत में लेके आया था गांधी जी। बदरुद्दीन तैयब जी नाम है इनका, तैयब जी ही नाम है। अब ये लोग और जो सारे, हाँ बोलो। और जो बाल गंगाधर तिलक बताया ना, इनके गुरु थे दादा भाई नौरोजी। हाँ, ये सारे लोग है ना विदेश में पढ़ के आए थे, सारे लोग इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, तो इनमें सब में अंग्रेजी शिक्षा थी। और इन्होंने डिफरेंस किया भारत में आके, पढ़ के तो बहुत आए थे पर इनको डिफरेंस लगा भी भारत में और अंग्रेजों में बहुत डिफरेंस है। तो उन्होंने भारत में एक राष्ट्रवाद चुन लिया भी, हम भारत देश को बनाएंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन लेके आ गए। अब इन ये सोचे थे भारत में अंग्रेजी शासन को सही करेंगे, या शुरू में तो उनका ये टाइम था भी अंग्रेजी शासन को थोड़ा सही बनाएंगे, भारत के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अंग्रेज देश ढंग से नहीं चला रहे, हम भारत के लोगों की मदद करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। क्वेश्चन मैंने फिर से पूछ रहा हूँ, भारत ने पश्चिम की बेड़ियों को पश्चिम के हथौड़े से तोड़ा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। भारत ने वेस्ट की बेड़ियों मतलब जंजीर को वेस्ट के हथौड़े से तोड़ा। आंसर बता। इसका यही तो रीजन है ना, जो मतलब बाहर से पढ़ पढ़ के लोग इंडिया आ रहे थे, उनकी मतलब सोच को समझा। और जब हम किसी की सोच को समझ जाते हैं तो उसका काट करना ही बहुत आसान हो जाता है। तो जो उनकी वेस्टर्न सोच थी, मतलब कि काट बांटो और राज करो की नीति, तो ये जब पढ़ के आए थे सारे लोग बाहर से जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सब बाहर से पढ़ के आए थे, क्योंकि जमींदार के बेटे होते थे। नॉर्मल लोग तो बाहर पढ़ ही नहीं सकते थे। इसलिए इनकी सोच पर काम करा देश के नेताओं ने, और मतलब देश को सही दिशा दिखाई और आजादी के पथ पर चले और आजाद किया। ये है इसका, जितना मुझे समझ में आता है। विदेश में पढ़ के आए भारतीय लोग, और भारतीय वहाँ से पढ़ के आके अंग्रेजों को समझा और उसी की चोट से अंग्रेजों को लाया। ये क्वेश्चन आए हुए हैं।
इसको लिख के भेजना मेरे को, आप सारे बच्चे अपने अपना आंसर बना के भेजना, इस चैप्टर में समझ आ जाएगा। ज्योति, अजीत, प्रियंका, आयुषी, तुम चारों से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है भी भेजोगे। अजीत ने भेजे थे मेरे को सिर्फ 3 पेज। नहीं, मैं भी लिख के भेजूंगी, मैं लिख के भेजूंगी। हाँ मैंने भी आपको मैं नोट्स भेज भेजे एक दूंगा, चैप्टर मैं के। थोड़ा सा रहेगा। मेरे को तो अजीत के ही आए थे, मैं किसी के नहीं। आप ना यहाँ पे लिख दो, मैं सबके लिख के भेजूंगा। यहाँ पे लिख दो ताकि मेरे को लगे भी ओके लिखे, आप कुछ बता दो। कल तुम्हारे में से दिखा उसको भी, देखो तुमने बोला था और अब तुम्हें लिखा नहीं, किसी के आने नहीं है। आयुषी, मैंने लिख ज्योति, भी नहीं दिया। प्रियंका, हाँ बाकी तुमसे उम्मीद तो नहीं है। नहीं, कोशिश करेंगे बिल्कुल। अरे तुम लोग क्वेश्चन ही लिख के भेज दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्वेश्चन लिख के भेजे तुम लोगों ने, इतनी भी उम्मीद नहीं, बस क्वेश्चन भेज दो। उसके पीछे नीचे लाइन छोड़ देना सब। हाँ तो सर भरोसे के देंगे ये बात। देखो जी, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे। सर ये खुश हो जाएंगे, बच्चों ने पेन तो हिलाया। अब देखो, अब मैं एक कुछ आपको स्टोरी बता रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें, हिस्ट्री की। सर अभी जो बताया था क्या लिख के देगा, तो आवाज ब्रेक हो गई। अभी जो बताया था आपको मैं आपको ना लिख के क्वेश्चन देना भेज था। दूँ लिख के भी। भारत ने पश्चिम की बेड़ियों को पश्चिमी हथौड़े से तोड़ा। पश्चिम का मतलब है भी वेस्ट, यूके को, यूके की थोड़ी। मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन है। हाँ, मैं क्वेश्चन भेज दूँ आपको। बाकी ये क्वेश्चन है, भारत ने पश्चिम की बेड़ियों को पश्चिम के थोड़े से तोड़ा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर। भारत ने तो पश्चिम के इसमें थोड़े। हाँ हाँ, हाँ सर एक बार और बोल दो, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को ना रिप्ले कर लूँगा हम्म, क्वेश्चन में भी। देखो, ना ना रिप्ले की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको किसी भी बताता हूँ। क्वेश्चन का आंसर सुन, फिर से सुन लो आप लोग भी। 1858 के बाद 1858 क्रांति के बाद अंग्रेजों को पता लग गया कि भारत पर राज करने के लिए इंडियन लोगों को, हमारे स्पोर्ट, इंडियन लोगों की सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, इनके बिना हम राज नहीं कर सकते। तो इन्होंने इंडियन को बोला कि आप इंग्लैंड आके पढ़ाई करो, हम आपको, बोला तो ये था भारतीय लोगों को, हम आपको पढ़ाएंगे, एजुकेटेड बनाएंगे और आपको सोसाइटी में रोल रोल देंगे। पर उनका मोटिव था भी इनको भारत के लोगों की मदद से भारत पे राज करेंगे, तो उनको पढ़ाने के लिए इंग्लैंड ले गए। और इंग्लैंड में जाके भारतीय लोगों ने देखा भी, यहाँ पे तो इंग्लैंड में तो क्रांति हो रही है, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, फ्रांस आज़ाद हो रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट हैं, लोगों को बोलने की आज़ादी है, लोगों को सब चीज़ की छूट है, कोई मतलब लूट, जैसे इंग्लैंड के लोग भारत में करते थे वैसे कोई सिस्टम नहीं है। सबको सिविल राइट है, कॉमन राइट है, लेडीज, वोमेन और बच्चों की कंडीशन अच्छी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। और भारत में ऐसा है नहीं, तो उन्होंने भारत में आके इस चीज़ की आवाज़ उठाई। और ये फिर धीरे धीरे नेशनलिज्म बदल गया और फिर आगे कांग्रेस पार्टी में बदल गया। तो इसका मतलब ही, भारत ने पश्चिम के तोड़ो, पश्चिम की था, और वो इंडिया में आके इम्प्लीमेंट किया। अभी हमें भी वो राइट चाहिए जो इंग्लैंड के अंदर है।